तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो जियान और डोंगमी ने वहाँ पे मिलकर मास्टर यंग और उसके दोनों एल्डर्स को ठिकाने लगा दिया था और उसी के साथ लियो जियान ने वो हेवनली बॉल लाकर भी एंसेस्टर ज़ू को दे दी थी, जिससे एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे पता चलता है कि असल में वो इमॉर्टल कल्टीवेटर ही हेवन डिफाइंड लाइन ए से बिलोंग करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे नियून एंसेस्टर ज़ू के मुंह से ये बात सुनती है तो वो हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या वाकई ये वही पर्सन है जिसके बारे में पूरी रेन वर्ल्ड में अफवाह फैली हुई है कि ये लोगों को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मारता है, यानी यही है वो हेवन डिफाइंड लाइन एज का वो कल्टीवेटर। और ये कहते कहते नियून बेचारी यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, जो देखकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक डेविल स्मेल करते हुए उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम डर गई? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, अगर तुम लोग डर गए तो फिर तुम लोगों के साथ खेलने में मजा कैसे आएगा। उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बर्निंग करो गुस्से से उसे कहता है, शुक्र मनाओ कि लास्ट टाइम तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मेरे बॉस ने तुम्हें जाने दिया, क्योंकि अगर मेरे बॉस चाहते तो वो तुम्हें वहीं पे वहीं खत्म कर सकते थे। और पागल लड़के, जब तुम्हें यहाँ से भागने का एक चांस मिल ही गया था तो तुम दोबारा यहाँ पे वापस मरने के लिए क्यों आ गए। लेकिन बर्निंग करो की इन बातों के दौरान एंसेस्टर ज़ू का ध्यान तो किसी और ही तरफ था। वो उस जंगल में एक साइड पे काफी गौर से देखने लगते हैं और ये वही साइड थी जहाँ पे उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की वो स्पिरिट बॉल रखी हुई थी। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे एंसेस्टर ज़ू यहाँ से खड़े होकर उस स्पिरिट बॉल को देख पा रहे हैं। वहीं बर्निंग करो की धमकी में इस बातें सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर हंसते हुए उसे कहता है, तुम सभी लोग तो वाकई काफी ज्यादा फनी हो, और रही बात मेरी यहाँ पे दोबारा आने की तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे दोबारा तुम लोगों के साथ खेलने के लिए आया हूँ, पर छोड़ो अब बातें बहुत हो गई। और ये कहकर वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, वो चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरी है, तो इसलिए अब तुम चुपचाप मुझे उसे वापस लौटा दो। उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर डोंगमी गुस्से से उससे कहता है कि जो चीज एक बार हमारे एंसेस्टर के हाथ में आ जाए तो फिर उनसे वो चीज कोई भी नहीं ले पाता। और ये कहकर डोंगमी गुस्से से आगे बढ़ते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी यहाँ पे डोंगमी के अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि वो यहाँ पे डोंगमी के साथ फाइट बैक करते हुए बहुत ही आसानी से डोंगमी के सभी अटैक्स को रोकने लगता है। लेकिन तभी अचानक ही डोंगमी ने मौके का फायदा उठाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और डोंगमी का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन असल में ये भी पिछली बार की तरह एक पपेट ही था। और तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर दोबारा डोंगमी के पीछे आते हुए उससे कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? तुम इस पूरी रेन वर्ल्ड के पहले ऐसे पर्सन हो जिसने मुझे थोड़ा गुस्सा दिलाया है, और अब क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया है तो इसलिए मैंने अपना माइंड भी चेंज कर लिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड से खत्म कर दूंगा। उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की ये धमकी सुनकर लियो जियान आगे आते हुए उसे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, ओके तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो। और ये कहते कहते लियो जियान वहाँ पे अपनी नोट थंडर फॉर्म में आ गया था, जिसके बाद वो अपनी नोट थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की बॉडी वहाँ पे एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर डोंगमी कहता है कि आज के दिन तो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि सोल्ड फॉक्स लियो जियान ने आज दूसरी बार मेरी स्पॉटलाइट को चुरा लिया। और अभी डोंगमी ये सब कह ही रहा था कि तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक बार फिर से उनके पीछे अपीयर होते हुए कहता है, क्या तुम लोग इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ कर सकते हो। उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लियो जियान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक अपनी नोट थंडर पावर का यूज करते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक्स करने लगता है, जिसे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर पहले तो थोड़ी देर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर लियो जियान के अटैक्स को नहीं संभाल पाता। वहीं एंसेस्टर ज़ू भी ये सब यहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे। और जैसे ही वो इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे एक बार फिर से लियो जियान से आने वाला था तो वो एक बार फिर से वहाँ से गायब होते हुए लियो जियान के पीछे आ गया था। और एंसेस्टर ज़ू उसकी ये सारी हरकतें काफी गौर से देख रहे थे। और तभी एंसेस्टर ज़ू को उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की बॉडी से एक लेयर निकलती हुई दिखती है, जो कि उसे यहाँ पे किसी चीज से जोड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ लियो जियान का गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ था, वो अभी भी एक के बाद एक लगातार उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक किए जा रहा था। पर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी उसके सभी अटैक से बचते हुए काफी तेजी से उसके आगे आगे भाग रहा था। जो देखकर लियो जियान गुस्से से उसे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो एक जगह पे खड़े होकर मेरे साथ फाइट करो, तब मैं देखूंगा कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। और उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को इस तरह से अपनी बातों में उलझाकर मौका देखते लियो जियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को जाकर उसके गले से पकड़ लिया था। लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर अभी भी यहाँ पे स्माइल किए जा रहा था। जो देखकर एंसेस्टर ज़ू यहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उसी लेयर के बारे में पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये लेयर उसे किस चीज के साथ जोड़ रही है। पर यहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को इतना तो पता चल गया था कि ये लेयर जिस भी चीज के साथ उसे जोड़ रही है, असल में वही चीज इस इमॉर्टल कल्टीवेटर को पावर दे रही थी। और तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से लियो जियान के हाथों से गायब हो जाता है। और उसके गायब होते ही वहाँ पे लियो जियान के हाथों में एक बार फिर से बस वो लकड़ी का टुकड़ा ही बचता है। ये देखकर वहाँ पे बर्निंग करो के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक झटका लगता है। और डोंगमी तो उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर गुस्से से कहता है कि जब जब ये पर्सन मरने की कगार पे होता है तो तभी अचानक ये अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कभी ये किसी लकड़ी में चेंज हो जाता है तो कभी ये किसी स्टोन में चेंज हो जाता है। और इसकी इन हरकतों की वजह से अब मुझे इस पूरे रेन वर्ल्ड के ऊपर गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि इसके साथ साथ इस पूरे रेन वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। जिसपे लियो जियान भी को सोचते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम लोग इस पर्सन की पावर देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा एक 4th लेवल का इमॉर्टल कल्टीवेटर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने ये कैसे अब तक हमसे बचते हुए आ रहा है। वहीं लियो जियान और डोंगमी दोनों की ये बातें सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, नाइस नाइस, अब ये गेम तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वहीं उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर नियून डरते हुए अपनी बहन से कहती है, देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन हेवन डिफाइंड लाइन ए से बिलोंग करता है और ये 5th लेवल तो इसका घर है, लेकिन इसकी पावर को देखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये हमारे 1st लेवल पे भी होता तो हम लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। नियून की ये बात सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे कहता है कि मुझे लगता है अभी तक तुम लोग मुझे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। इस 5th लेवल के साथ साथ ये पूरा रेन वर्ल्ड मुझसे ही बिलोंग करता है। ऐसा समझ लो कि मैं इस पूरे रेन वर्ल्ड का किंग हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पत्थर तक भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। और उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऐसा कहते ही अचानक
अचानक ही उस स्पिरिट बॉल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली ऑरा निकलने लगता है, जो कि सीधा उसी लेस से होते हुए सीधा उसे मोटल कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर जाने लगता है। और अब की बार जब एसेस्टाजू अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए उसे मोटल कल्टीवेटर को देखते हैं तो इस बार उसे मोटल कल्टीवेटर की बॉडी से काफी अलग अलग लेयर्स निकल रही थी, जो कि उसे मोटल कल्टीवेटर के इस पूरे रेनवर्ड से जोड़े हुए थे। वहीं डोंगमी जो न जाने कब से उसकी ये सारी बकबक सुन रहा था, वो भी वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर डोंगमी अचानक ही आगे बढ़ते हुए उसे मोटल कल्टीवेटर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसे मोटल कल्टीवेटर की बॉडी एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद डोंगमी खुश होते हुए लियू जियान को चढ़ाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन लियू जियान डोंगमी को कुछ कह पाता उससे पहले अचानक ही वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद सभी बड़े बड़े पत्थर ऊपर हवा में उठने लगते हैं, जो देखकर नीयोन यहाँ पे एक बार फिर से डरते हुए कहते हैं कि अब हम लोग इन बड़े बड़े पत्थरों का सामना कैसे करेंगे। जिसपे डोंगमी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मेरे लिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन सभी को तो मैं अपने सिर्फ एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ये कहकर वो लियू जियान से कहता है, लियू जियान अब देखना मैं कैसे इन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और ये कहकर जैसे ही डोंगमी पलट कर लियू जियान की तरफ देखता है तो तब तक लियू जियान पहले ही ऊपर हवा में उठ चुका था उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देखकर डोंगमी गुस्से से उससे कहता है तो तुम एक बार फिर से मेरी लाइमलाइट को चुराना चाहते हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर डोंगमी ने अचानक ही ऊपर हवा में उठते हुए उन सभी बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और डोंगमी का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि डोंगमी की इस अटैक की वजह से न सिर्फ वो सभी पत्थर डिस्ट्रॉय हो गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। ये देखकर डोंगमी यहाँ पे एक बार फिर से लियू जियान के मजे लेते हुए उससे कहता है, ओ सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें शो ऑफ करने का मौका नहीं दिया। और अभी डोंगमी खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी वो इमोर्टल कल्टीवेटर पीछे से चुपके से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे लियू जियान ने वहीं पे अपनी नोट टनल लाइटनिंग का यूज करते हुए एक बार फिर से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस तरह लियू जियान ने एक तरह से डोंगमी की यहाँ पे जान बचा ली थी, जो देखकर लियू जियान उसे चिल्लाते हुए कहता है, तो अब तुम क्या कहना चाहोगे। पर अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में लगे ही हुए थे कि तभी वहाँ पे उन्हें एक बार फिर से उसी इमोर्टल कल्टीवेटर की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें कह रहा था कि इस पूरे रेनवर्ड की हेवन पावर मेरे कंट्रोल के अंदर है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब तक तुम लोग मेरी इस दुनिया में हो तब तक तुम लोग जो चाहे मर्जी कर लो, मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते। अब बताओ, ये इमोर्टल कल्टीवेटर भी यहाँ पे उल्टा पागल हो गया है। देखने से तो अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तक ये उनसे बचते हुए भाग रहा था, लेकिन उस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऐसा कहते ही उस हेवनली स्पिरिट बॉल का कलर अचानक ही चेंज हो जाता है। और ऐसा होते ही अचानक ही वहाँ की पूरी जमीन से दोबारा वो स्पिरिचुअल वेव्स बाहर निकलती है, जिन्होंने अचानक ही आगे बढ़ते हुए डोंगमी के ऊपर अटैक करके उन्हें अपने अंदर जकड़ लिया था। लेकिन लियू जियान अभी भी उनसे किसी तरह से बचते हुए भाग रहा था। लेकिन जैसे ही दोबारा लियू जियान यहाँ पे उस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उन स्पिरिचुअल वेव्स ने उसे भी वहाँ पे जकड़ लिया था। और खुद को इस तरह से उन स्पिरिचुअल वेव्स में जगड़ा हुआ देखकर डोंगमी कहता है कि इन स्पिरिचुअल वेव्स में जगड़े हुए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पूरा वर्ड ही मुझे अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा इस वर्ड की हेवन पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहकर भी खुद को इन स्पिरिचुअल वेव्स से आजाद नहीं करवा पा रहा। वहीं एसेस्टाजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए उन दोनों को देखते हैं, जहाँ लियू जियान और डोंगमी दोनों की बॉडी से भी एक एक लेयर निकलकर सीधी उसी इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर जा रहे थे। इसका मतलब था कि उस इमोर्टल कल्टीवेटर ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से उन दोनों को अपनी हेवन पावर के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि वैसे तो वो उन दोनों का सामना नहीं कर पा रहा था। वहीं डोंगमी लियू जियान से कहता है, लियू जियान तुम अभी तक भी ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी से इस पर्सन के ऊपर अपनी लाइटिंग से अटैक करके इसे यहीं पे खत्म कर दो। और डोंगमी के ऐसे कहते ही एसेस्टाजू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लियू जियान की बॉडी से निकल रही उस लेयर को काट देते हैं, जो उसे उस इमोर्टल कल्टीवेटर की हेवन पावर के साथ जोड़ रही थी। और ऐसा होते ही लियू जियान वहाँ पे उस हेवन पावर से आजाद हो गया था। और उसी के साथ लियू जियान ने यहाँ पे एक स्माइल करते हुए अचानक ही उस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अपनी नोट थंडर लाइटिंग से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो इमोर्टल कल्टीवेटर सीधा नीचे जमीन के अंदर जाकर धंस गया था। और ऐसा होते ही डोंगमी भी वहाँ पे आजाद हो गया था, जो देखकर लियू जियान उसके मजे लेते हुए कहता है, डिसाइबल अब तुम आजाद हो चुके हो, तो अब जाकर तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तब तक तुम्हारा ये टीचर जाकर इसे संभालता है। और ये कहकर लियू जियान उस इमोर्टल कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लियू जियान आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही डोंगमी ने वहीं से उस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे फेंक दिया था, जो देखकर लियू जियान यहाँ पे ताली बजाते हुए एक बार फिर से डोंगमी के मजे लेते हुए कहता है, ओ मेरा डिसेबल तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं वो इमोर्टल कल्टीवेटर जो वहाँ पे एक बार फिर से छुप गया था, वो एक पेड़ से निकलकर एसेस्टाजू को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे इन लोगों के साथ खेलने के लिए थोड़ा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और उस इमोर्टल कल्टीवेटर के ऐसा कहते ही उस स्पिरिट बॉल से अब की बार और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और ऐसा होते ही उस पूरे जंगल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स भी निकलने लगी थी, जो देखकर वहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। पर तभी अचानक ही वहाँ पे अब की बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वेव्स आते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिचुअल वेव्स एसेस्टाजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो सिर्फ वहाँ पे एसेस्टाजू के इशारे से ही उनके चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बन गई थी। और ये सब देखकर बन्नी को थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस लड़के ने 5th लेवल लैंड की सभी स्पिरिचुअल वेव्स को यहाँ पे समन कर लिया है। वहीं सेम एसेस्टाजू की तरह लियू जियान और डोंगमी ने भी अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ शील्ड बना दी थी, लेकिन उनकी ये शील्ड ज्यादा देर इस हेवन पावर को नहीं रोकने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ नियन ये सब देखकर खुश होते हुए कहती है, यहाँ पे तो कितनी सारी स्पिरिचुअल वेव्स है और इन सभी के अंदर हेवन पावर है, अगर मैं इन सभी स्पिरिचुअल वेव्स को अच्छी तरह से समझ लूँ तो मुझे स्पिरिचुअल प्लांट्स उगाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये कहकर वो एक्साइटेड होते हुए एसेस्टाजू की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, एसेस्टर अगर मैंने पूरी तरह से इन स्पिरिचुअल वेव्स को समझ लिया तो आप देखना मैं अपने स्पिरिट गार्डन को कितना ज्यादा पावरफुल बना दूंगी। वहीं अपनी बहन की ये बात सुनकर नियन उससे कहती है, नियन क्या तुम पागल हो गई हो, जो तुम ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन
सिचुएशन में भी स्पिरिचुअल प्लांट्स को उगाने की बात कर रही हो। अपनी बहन की यह बात सुनकर नियन स्माइल करते हुए उसे कहती है, दीदी जब तक सिस्टर हमारे साथ है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं विश्वास। नियन यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे होने के बावजूद भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी, क्योंकि उसे सिस्टर जू के ऊपर पूरा यकीन था कि वो यहाँ पे उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे। और जब वो इमोर्टल कल्टीवेटर ये देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल वेन्स उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, तो वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स को समन कर लिया था, जिनकी वजह से लियोजियन और डोंगमी की बनाई वो शील्ड भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर वो दोनों भी जंप करते हुए सीधे सिस्टर जू वाली शील्ड में आ गए थे। लेकिन अब वहाँ पे देखते ही देखते उन स्पिरिचुअल वेन्स ने सिस्टर जू वाली शील्ड को चारों तरफ से जगड़ना शुरू कर दिया था। और ये देखकर नियन डरते हुए अपनी बहन से कहती है, मेरी बहन नियन अब हम दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। लेकिन जब वो इमोर्टल कल्टीवेटर ये देखता है कि उसकी सभी स्पिरिचुअल वेन्स मिलकर भी सिस्टर जू की शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, तो वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि मैं ही हेवन हूँ और मैं ही हेवन की पावर हूँ, क्योंकि मैं सीधा हेवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये पूरा रेन वर्ल्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं ही वो हेवन की पावर हूँ जो इस पूरे रेन वर्ल्ड को चला रही है। और ये कहकर उसने वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। और अब की बात जब सिस्टर जू अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करके उस इमोर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं, तो वाकई अब वो इमोर्टल कल्टीवेटर पूरी तरह से इस रेन वर्ल्ड के साथ जुड़ चुका था। लेकिन अब ये सब देखकर धीरे धीरे सिस्टर जू को भी गुस्सा आने लगता है। और जैसे ही सिस्टर जू वहाँ पे अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करते हैं, तो उसे उस हेवन स्पिरिट बॉल ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। इवन सिस्टर जू की डिवाइन पावर की वजह से उस स्पिरिट बॉल की हेवन पावर भी स्प्रेस होने लगी थी। और तभी देखते ही देखते वो सभी स्पिरिचुअल वेव्स वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद सिस्टर जू का डिवाइन ऑरा बाय निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। और सिस्टर जू का ये डिवाइन ऑरा इतना ज्यादा शार्प था कि उसने यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स का रूप ले लिया था, जो देखकर तो बेचारे उस इमोर्टल कल्टीवेटर को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। और वो शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, ऐसी अमेजिंग पावर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और जब उसकी नजर उस डिवाइन ऑरा के बीच में सिस्टर जू के ऊपर पड़ती है, तो उसे यहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि जैसे गॉड खुद यहाँ पे उसके सामने खड़े हैं। और तभी सिस्टर जू वहाँ पे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। और ऐसा होते ही सिस्टर जू की सभी डिवाइन स्पिरिचुअल सोर्स ने आगे बढ़ते हुए उस इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी से निकल रही सभी लेंस को काटना शुरू कर दिया था, जो कि उस इमोर्टल कल्टीवेटर को हेवनली स्पिरिट बॉल और इस पूरे रेन वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसा होते ही वो हेवनली स्पिरिट बॉल भी वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी, क्योंकि अब उसका कनेक्शन पूरी तरह से उस इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ टूट चुका था। और जैसे उस इमोर्टल कल्टीवेटर की बॉडी से हेवन पावर खत्म होती है, तो वो वहाँ से उठता हुआ सीधा नीचे जा गिरता है। लेकिन नीचे गिरते ही वो दोबारा वहाँ पे उठते हुए कहता है कि अब मैं अपनी हेवन पावर और इस वर्ल्ड को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। जिस पे सिस्टर जू कॉल टोन में उससे कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा इस वर्ल्ड के साथ कनेक्शन काट दिया है, इसलिए अब तुम्हें जो चाहे मार सकता है। अब वो हेवन पावर तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं करेगी। सिस्टर जू की ये बात सुनकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर को एक झटका लगता है, और वो शौक के मारे हकलाते हुए कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर तो कोई हेवन पावर भी नहीं है, फिर तुमने मेरा उस हेवन पावर के साथ कनेक्शन कैसे काटा। अब बताओ ये पर्सन भी किससे सवाल पूछ रहा है, खुद हेल गॉड से, जिनके पास डिवाइन गॉडली ऑरा है। और डिवाइन गॉडली पावर के सामने हेवन पावर कहाँ काम करती है। वही उस इमोर्टल कल्टीवेटर के मुंह से दी पावर ऑफ हेवन का नाम सुनकर सिस्टर जू कॉल टोन में कहते हैं, ये दी पावर ऑफ हेवन मुझे वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिस्टर जू रेन वर्ल्ड में क्यों आए होंगे, क्या वो इस रेन वर्ल्ड में उसी हेवन पावर की तलाश में आए थे। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।